आदित्य की प्लानिंग। जुबेर की बात सुनकर देविका चुप रहती है और सबको समझ में आ जाता है कि देविका चुप है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि देविका डील क्रैक करने में बहुत एक्सपर्ट थी। उसने कंपनी के लिए ना जाने कितनी बड़ी बड़ी डील बहुत आसानी से क्रैक की थी और इसलिए उसे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया था। लेकिन आज शायद वो फेल होने वाली थी। देविका ने आगे कहा, बट सर, आप इस बात को भी तो सोचिए कि अगर 10 फैक्ट्रीज मिलेंगी तो उसमें प्रोडक्शन भी कम होगा और फिर हमें प्रॉफिट भी इतना जनरेट नहीं हो पाएगा कि हम आपको 18% दे पाएं। अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ भी तो कम होगी। फिर हमें आपका शेयर 5 to 7% तक ही रखना पड़ेगा। मोहतरमा, क्या आप मुझे बिजनेस चलाना सिखा रही हैं? अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जितनी उम्र है उससे ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ भी कम होती है, इसलिए 18% पर मैं आपको मेरी कोई भी 10 फैक्ट्रीज ऑफर कर रहा हूँ। आप सोच रही हैं इस बात को? मेरी हर फैक्ट्री की अलग अलग वर्किंग कैपेसिटी है और इसमें से जो बेस्ट है वो आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकती हैं। मैं आपको नहीं रोकूंगा, बस आप डील फेयर रखिए और हम भी बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेंगे। जुबेर की ये बात सुनकर एक बार फिर देविका चुप हो जाती है और इस बार लगता है कि देविका के पास कुछ भी जवाब नहीं है। आदित्य देविका की तरफ देखता है और समझ जाता है कि देविका बहुत मुश्किल में फंस गई है। आदित्य सोचता है कि जब वो बोर्डिंग स्कूल में था तो उसने इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी पढ़ाई की थी और उसे याद था कि जिस तरीके की डील जुबेर कर रहा है वैसी अचीव करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। उसे पता था कि जुबेर कंपनी को फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आदित्य ने सोच लिया था कि वो ऐसा नहीं होने देगा। इसलिए वो अपने दिमाग में कुछ प्लानिंग करना शुरू कर देता है। रूम में अभी भी शांति थी। आदित्य देख सकता था कि देविका परेशान होते हुए कुछ सोच रही थी और उसी सोच के साथ वो वीर की तरफ झुककर उसके कान में कुछ कहने लगी जो किसी और को सुनाई नहीं दे रहा था। सबकी नजरें अब वीर और देविका की धीमी आवाज में हो रही डिस्कशन पर ही टिकी हुई थी। वहीं दूसरी ओर जुबेर की नजरें हॉल में बैठे सभी एम्प्लॉयज को देख रही थी। जो भी उससे नजरें मिला रहा था उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे जुबेर अपनी आंखों से ही उनका एक्सरे कर रहा हो, इसलिए कोई भी ज्यादा देर तक आई कांटेक्ट को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। कमरे में नजरें घुमाते हुए जुबेर की नजरें आदित्य पर जाकर रुकी और उसने देखा कि आदित्य पहले से ही उसकी तरफ देख रहा था। उन दोनों के बीच का आई कांटेक्ट किसी भी एम्प्लॉय से ज्यादा देर तक रहा और वो इतना टेंस था कि एक बार के लिए तो जुबेर को भी समझ नहीं आया कि आदित्य उससे नजरें हटा क्यों नहीं रहा है। पास ही बैठे अमित ने जब आदित्य की तरफ देखा तो मानो उसके होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि आदित्य और जुबेर एक तरीके के स्टीयरिंग कॉम्पिटिशन में है, लेकिन अमित को मालूम था कि आदित्य को नहीं पता है कि जुबेर किस लेवल का आदमी है और उसे ही इस बात को संभालना होगा। अमित ने धीरे से टेबल के नीचे से आदित्य की थाई पर टैप करके उसका कंसंट्रेशन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन 2-3 बार ऐसा करने के बाद भी आदित्य की नजरें अभी तक जुबेर से नहीं हट पाई थीं और जल्दी के चक्कर में एक बार फिर अमित ने जोर से आदित्य को मार दिया, जिसकी वजह से आदित्य की चीख निकल गई और उस रूम में बैठे सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर चला गया। उन सबको अपनी तरफ देखते हुए आदित्य ने कहा, ओह आई एम सॉरी, शायद मच्छर था। आदित्य के इतना कहते ही सब अपने काम में वापस जुट गए। आदित्य ने जब वापस जुबेर की तरफ देखा तब तक जुबेर की नजरें किसी और एम्प्लॉय की तरफ हो चुकी थी। अमित ने देखा कि आदित्य फिर से जुबेर की तरफ ही देख रहा है और उसे डर लग रहा था कि आदित्य फिर से वही काम ना करने लग जाए। इसलिए उसने धीरे से आदित्य के कान में कहा, भाई तू क्या कर रहा है? साले तेरे साथ साथ पूरी कंपनी को मरवाएगा क्या? क्या हो गया? इतना क्यों लोड ले रहा है? आदित्य ने भी उसी टोन और वॉल्यूम में जवाब दिया। फिर अमित ने आगे कहा, भाई ये जुबेर जितना सीधा आदमी दिख रहा है ना उतना सीधा है नहीं। ये तो अभी कंपनी में शरीफ बनकर बैठा है, नहीं तो कंपनी के बाहर अगर तू इसे ऐसे देखता ना तो अब तक तुझे कब का उठवा चुका होता। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई, प्लीज़ मत कर जो भी तू कोशिश कर रहा है। तू समझ क्यों नहीं रहा अमित? ये आदमी हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसकी जो डील है वो बहुत फालतू है और अगर इस डील को हम एग्री करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हमें इसे रोकना होगा। आदित्य मेरे भाई, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हम बस यहाँ पर बैठे हैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। इतने बड़े क्लाइंट से जब भी मीटिंग होती है तो फाइनल डिसीजन देविका का ही होता है। यहाँ पर ना तो कोई हमारी बात सुनेगा और ना ही कोई उस बात का जवाब देगा। आज तेरा पहला दिन है और मैं तुझे कह देता हूँ कि तू देविका की डांट बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता। अब चुपचाप बैठ जा प्लीज़। अमित की इस बात का आदित्य कुछ जवाब नहीं देता। सामने बैठी ट्विंकल बहुत देर से इन दोनों की खुसर पुसर सुन रही थी और इस वजह से देविका और वीर के डिस्कशन पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत इरिटेटेड फील हुआ और इस इरिटेशन में उसने धीरे से उन दोनों को देखकर कहा, कैन यू गाइस प्लीज कीप क्वाइट फॉर सम टाइम? ट्विंकल की बात सुनकर आदित्य और अमित दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं और अमित फिर कहता है, या वी आर सॉरी, सॉरी। इतना कहकर अमित आदित्य की तरफ चुप रहने का इशारा करता है और पलटकर देविका और वीर की तरफ देखने लग जाता है। लेकिन आदित्य समझ जाता है कि अब अगर वो चुप रहा तो बहुत गड़बड़ हो सकती है और इसलिए उसे ट्विंकल की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि ट्विंकल ऑफिस में पुरानी थी और उसे पता था कि किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है। आदित्य टेबल पर थोड़ा सा ट्विंकल की तरफ झुककर कहता है, ट्विंकल तुम्हें पता है ना कि ये डील गलत जा रही है? ट्विंकल को आदित्य का सवाल सुनकर बहुत इरिटेशन फील हुआ।
लेकिन फिर भी उसने आदित्य को जवाब दिया, व्हाट डू यू मीन गलत जा रही है? डील तो वही है जो हमारे सामने बात हो रही है। डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? नहीं ट्विंकल, लिसन टू मी। जिस तरीके की बात मिस्टर एडी कर रहे हैं वैसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर हमने 10 फैक्ट्रीज उनसे ली और अगर उन्हें 18% दिया तो हमारी कंपनी अराउंड 19% का लॉस झेलेगी। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है और मिस्टर एडी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा वरना कंपनी के लिए सही नहीं होगा। आदित्य की बात सुनकर ट्विंकल चुप हो जाती है और सोचने लगती है, जैसे कि वो भी इस बात को एक्सेप्ट करना चाहती थी। उसने कुछ देर सोचकर आदित्य से कहा, या यू आर राइट, प्रोडक्शन और वर्किंग कैपेसिटी मिलाकर भी रॉ मटेरियल का खर्चा हम पूरा नहीं कर पाएंगे और उसके बाद तो हमें लॉस होने की पॉसिबिलिटी 90% से भी ज़्यादा हो सकती है। बट वॉट शुड वी डू नाउ? हम दोनों में से किसी एक को बात आगे इनिशिएट करनी पड़ेगी। लुक आदित्य, मेरी इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी नहीं है और ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा है तो शायद तुम ही इसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, इसलिए इनिशिएट तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। लेकिन तुम ये करोगे कैसे? इतना कहकर आदित्य और ट्विंकल दोनों सोच में पड़ जाते हैं और फिर कुछ सोचकर ट्विंकल आदित्य से कहती है, एक काम करते हैं, तुम जब अब अपना अगला सेंटेंस बोलो तो इतनी जोर से बोलना कि सब लोगों का ध्यान तुम पर जाए। इससे सबका कंसंट्रेशन ब्रेक होगा और फिर मैं तुम्हें प्रोवोक करूंगी कि तुम कहना क्या चाहते हो। सबके सामने बोलो, तो फिर तुम खड़े होकर अपनी बात बता देना और इस तरीके से हम सबका फोकस अपनी तरफ कर सकते हो। हाँ ट्विंकल, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। मैं अब यही करने वाला हूँ। इतना कहकर आदित्य गहरी सांस छोड़ता है। ट्विंकल भी अपना ध्यान इधर उधर कर लेती है। फिर आदित्य थोड़ी तेज आवाज़ में अमित की तरफ मुड़कर कहता है, आई थिंक इट विल वर्क। सबका ध्यान फिर से टूट जाता है और अमित और आदित्य की तरफ चला जाता है। अमित इस बार पलटता है तो उसे समझ नहीं आता कि आदित्य अब ऐसा क्या कर रहा है। वो एक कंफ्यूज्ड लुक के साथ आदित्य को देखता है लेकिन आदित्य चुप रहता है। प्लान के अकॉर्डिंग ट्विंकल आदित्य की तरफ देखते हुए कहती है, व्हाट हैपेंड आदित्य? एनीथिंग रॉन्ग? मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ, तुम बिल्कुल भी चुप नहीं रह रहे हो। क्या तुम कुछ सोच रहे हो? प्लीज से इट टू ऑल ऑफ अस। आदित्य कुछ कह नहीं जा रहा होता है कि इतने में जुबेर कहता है, एक मिनट, मैं बहुत देर से इन बरखुरदार को देख रहा हूँ, लगता है इन्हें कोई समस्या है। क्या हो गया बरखुरदार, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी समस्या अभी सुलझा दूंगा। बोलो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आदित्य जुबेर की बात सुनकर समझ जाता है कि जुबेर ने यह बात इंटेंशनली बोली थी। वो उसके पीछे कुछ और ही प्लानिंग कर रहा था। सबकी नजरें आदित्य को ही देख रही थीं, इंक्लूडिंग देविका और वीर की भी। आदित्य ने एक बार सबके सामने बैठी ट्विंकल को देखा जो उसे गर्दन हिलाकर ऐसे सिग्नल कर रही थी कि वो खड़ा हो जाए, और अगले ही सेकंड आदित्य खड़ा हो गया। उसने एक बार सबको देखा और फिर जुबेर से प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाकर कहा, मिस्टर एडी, सबसे पहले तो थैंक यू मुझे चांस देने के लिए कि आप मुझे कुछ बोलने की परमिशन दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मेरा पहला दिन है इस ऑफिस में और मैंने सोचा नहीं था कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिलेगा। मैं यहाँ बैठकर अपने कलीग से इस डील के बारे में कुछ डिस्कस कर रहा था और उसी का असर ये हुआ कि मैंने इतनी ज़ोर से बोल दिया जिसकी वजह से आप सबका कंसंट्रेशन टूट गया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ऐसा क्या डिस्कस कर रहे थे? हम सबसे भी शेयर करो, आखिर इस रूम के हर एक आदमी का यहाँ पर एक स्टैंड है। तुम भी कुछ बोलो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ मोहतरमा? जुबेर ने देविका की तरफ देखकर कहा। देविका ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर आदित्य की तरफ देखकर कहा, हाँ आदित्य, तुम जो भी कहना चाहते हो प्लीज़ हमारे साथ भी शेयर करो। इट मीन्स अ लॉट कि तुम पहले ही दिन इस कंपनी के बारे में सोच रहे हो। प्लीज़ टेक द लीड। देविका की बात सुनकर आदित्य समझ जाता है कि ये बात देविका सिर्फ जुबेर के कहने पर नहीं कह रही थी, बल्कि वो खुद चाहती थी कि आदित्य लीड ले। एक गहरी सांस छोड़कर आदित्य ने कहा, हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो डील है ये उस तरीके से काम नहीं कर पाएगी जिस तरीके से मिस्टर एडी सर कह रहे हैं। और वो कैसे? जुबेर ने थोड़ी भारी आवाज़ में कहा। आदित्य ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सर ये सिंपल इकोनॉमिक्स है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी भी नई चीज़ का प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो मार्केट में उसकी डिमांड जनरेट करनी पड़ती है। डिमांड जनरेट करने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाना पड़ता है और कई सारी सपोर्टिंग रिटेलर फर्म्स का सहारा लेना पड़ता है जो आपके मॉडल्स और सर्कुलेशन को सपोर्ट करती हैं। जिन 10 फैक्ट्रीज़ में आप प्रोडक्शन करने को कह रहे हैं उस तरीके से हमारे जो वर्कर हैं वो पैसा कमा पाएंगे और वो वर्कर घर जाकर किसी चीज़ की डिमांड को जनरेट कर पाएंगे। इस तरीके से पैसा मार्केट में तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन उस प्रोडक्ट का वैल्यू जब मार्केट से बचकर एडवर्टाइज और रॉ मटेरियल सबका खर्चा निकाल कर हमारे पास आएगा तब हमारी कंपनी को फ़ायदे की जगह नुकसान ही होगा। अगर उसी जगह हम प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ाएंगे और 30 फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन करेंगे तो वहाँ पर हमारी सेविंग ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जो हम एडवर्टाइज़र या रिटेलर को पे करेंगे। इसके रिजल्ट से हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे और आपको आपका शेयर दे पाएंगे। इसलिए सर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 25% पर आपकी 30 फैक्ट्रीज हमें दे दें ताकि आप भी फ़ायदे में रहें और हमारी कंपनी को भी फ़ायदा होता रहे। इट्स जस्ट सिंपल इकोनॉमिक्स। अब आपका इस बारे में क्या कहना है सर?
आदित्य जुबेर की बाज जैसी आंखों में घूरते हुए चुप हो जाता है। जुबेर का भतीजा। आदित्य आसपास देखता है कि सबका मुंह खुला है और वो सब आदित्य की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कभी इस चीज को इमेजिन ही नहीं किया था। जब आदित्य ने देविका की तरफ देखा तो उसे देविका की आंखों में एक अलग ही चमक दिखी जो बता रही थी कि उसने जो भी किया वो सही किया। लेकिन अगले ही सेकंड जुबेर अजीब तरीके से हंसने लगा, जैसे पिछले जमाने के सीरियल्स में राक्षस हंसते हैं। आदित्य समझ नहीं पाता कि जुबेर की उस डेवलिश हंसी के पीछे क्या कारण हो सकता है। जुबेर वैसे ही थोड़ी देर तक हंसता है और फिर कहता है, मोहतरमा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पहले खुद पर्सनली आपकी कंपनी में क्यों नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि आपकी कंपनी में इतने एजुकेटेड लोग हैं कि वो मुझे बिजनेस करना भी सिखाते हैं और फिर इकोनॉमिक्स भी। सच में ऐसा एक्सपीरियंस तो मुझे रोज चाहिए रहता है। जुबेर एक बार फिर हंसता है और फिर आदित्य की तरफ देखते हुए कहता है, बरखुरदार, मैं तुमको बता दूं कि इकोनॉमिक्स में महारत सिर्फ तुम्हें ही हासिल नहीं है। मेरा भतीजा है, उसने एमए इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। बाहर खड़ा है वो, मैं बुलाता हूँ उसे। फिर तुम दोनों इकोनॉमिस्ट में एक महान चर्चा हो जाए जिससे उम्मीद है कि हमें भी कुछ सीखने को मिल जाए और इस डील का भी कुछ रिजल्ट निकल जाए। इतना कहकर जुबेर अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है जो उसके पास आता है। जुबेर उसके कान में कुछ कहता है और फिर बॉडीगार्ड कॉन्फ्रेंस हॉल से जल्दी से बाहर निकल जाता है। आदित्य समझ जाता है कि अब जो कोई भी आने वाला है वो उसकी प्लानिंग को बर्बाद कर देगा और उसे लगता है कि बात संभालने की जगह उसने बात और बिगाड़ दी है। कमरे में एक बार फिर से शांति थी। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ थी जहां से किसी भी पल कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट अंदर एंटर करने वाला था जो लाइफ फार्मास्यूटिकल्स और आदित्य की आगे की किस्मत डिसाइड कर सकता था। आदित्य का मन भी उसी थॉट पर टिका हुआ था। वो सोच रहा था कि क्या उसने ये बात बोलकर गलती कर दी है, क्योंकि अगर ये गलती थी तो फिर जब इस डील का डिसीजन आएगा तो फिर उसका दोष आदित्य की वजह से ही मृणाली को मिलेगा। आदित्य इस सोच में डूबा ही था कि तब गौर करने पर उसे अपने 10,000 के साल के सफर के एक बहुत ही जरूरी साधना के बारे में याद आया। जब एक दिन वो अपनी दिनचर्या का मेडिटेशन कर रहा था तब साधु महाराज ने आदित्य को मोहमिन विद्या के बारे में बताया था। मेडिटेशन के दौरान साधु महाराज ने आदित्य से कहा था, आदित्य, मैं आज तुम्हें एक नई विद्या के बारे में बताता हूँ। तुम्हें पता है, इंसान अपने एक ही जीवन में बहुत सारी चीज़ों की इच्छाएं रखता है, लेकिन समय और किस्मत का खेल ऐसा है कि उसकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। पर अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम एक विद्या का उपयोग कर अपनी कोई भी मनचाही चीज़ को पा सकते हो तो तुम क्या करोगे? प्रभु, अगर ऐसा होता है तो शायद मैं उस शख्स से अपने परिवार का बदला ले लूंगा, अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूंगा और फिर अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी लूंगा। आदित्य की बात सुनकर साधु महाराज को हंसी आ जाती है, जिसे आदित्य समझ नहीं पाता है और पूछता है, क्या हुआ प्रभु, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? आदित्य पूछता है और साधु महाराज हंसना बंद करते हुए कहते हैं, इंसान का यही स्वार्थ उसे विनाश की ओर ले जाता है आदित्य। यह विद्या पहले भी इंसानों को पता थी, लेकिन जब से उन्होंने इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया तब से यह विद्या उनसे दूर होती चली गई और अब तो इंसानों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसे मोहमिन विद्या कहते हैं। इसके अनुसार अगर तुम सच्चे मन से किसी चीज को चाहते हो और उसे ओम रुद्राणी भविष्यवाणी मंत्र के उच्चारण के साथ कहते हो तो वो चीज सच हो जाएगी। लेकिन हर विद्या की तरह इस विद्या की भी एक शर्त है आदित्य। इस विद्या के कर्म को पूर्ण तरीके से पाने के लिए तुम्हें अपनी साधना का बहुत ज्यादा हिस्सा अपने दिमाग पर केंद्रित करना होगा और इसके बाद अगर तुम इस विद्या को कभी भी अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करोगे तो ये काम नहीं करेगी। तुम्हें हमेशा इसका उपयोग करने के लिए दूसरों के बारे में सोचना होगा। तब अगर तुम सच्चे मन से दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हुए कुछ मांगोगे तो ये विद्या जरूर काम करेगी। बस तुम्हें स्वार्थ से निस्वार्थ की तरफ बढ़ना होगा। आदित्य को यह बात समझ आ गई थी। उसने बहुत सालों तक इस विद्या को प्रैक्टिस किया था, लेकिन जब जब भी उसने अपने स्वार्थ के लिए कुछ मांगा था तो इस विद्या ने काम नहीं किया और उसे यकीन था कि साधु महाराज ने उसे जो भी कहा था वो बिल्कुल सच है। आज भी आदित्य इस विद्या को यूज करने के बारे में सोच रहा था। उसने सोच लिया था कि अगर जुबेर का भतीजा कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट निकला जिसने देविका को कन्विंस कर लिया कि वो डील सही है तो फिर वो इस विद्या का यूज करके देविका को डील कैंसिल करने के बारे में फोर्स करेगा। लेकिन आदित्य कंफ्यूज था। जब वो इस विद्या का यूज करेगा तो ये सच में काम करेगी या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डील और इससे जुड़ी बातें मृणाली से कनेक्टेड थी और वो आदित्य से। इस तरह ये डील आदित्य के स्वार्थ को भी फायदा पहुंचाने वाली थी और शायद इसलिए ये काम नहीं करेगी। आदित्य फिर भी सोच चुका था कि वो एक बार तो कोशिश जरूर करेगा। वो अपनी आंखें बंद करके मन में मंत्र का उच्चारण शुरू करने ही वाला था कि रूम में जुबेर की आवाज गूंज उठती है, नाम क्या है तुम्हारा? बिना किसी सोच के सबकी नजरें आदित्य की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि सबको पता था कि यह सवाल जुबेर ने आदित्य से ही किया है। आदित्य अपनी आंखें खोले बिना ही कहता है, आदित्य शंकर। शंकर। मेरे दोस्त भी हैं जो शंकर ही लगाते हैं, बहुत अच्छे संबंध है उनसे मेरे। लेकिन लगता है तुम उस कैटेगरी के आदमी नहीं हो। अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझते हो। किसी चीज का गुरूर है क्या तुमको? नहीं सर, किसी चीज का नहीं, बस जिंदा हूं इतना ही काफी है।
देखो आदित्य, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, बिजनेस और उसकी बातें बहुत अलग होती हैं। जो तुमने स्कूल की किताबों में इकोनॉमिक्स में पढ़ा था और जो प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स हम बिजनेसमैन डेली फेस करते हैं, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। मेरे भतीजे ने इसलिए पहले बिजनेस का किताबी नॉलेज लिया और फिर जब उसका वो नॉलेज पूरा हो गया तो वो मेरे पास काम करने के लिए आ गया। आज तुम्हारा पहला दिन है, इस बात को तुम्हें समझना चाहिए कि तुम किसी चीज़ की जल्दी करोगे तो वो नुकसान करेगी ही। इसलिए ठंडे दिमाग से सोचो और जब वो आए तो उससे ठीक से बात करना। इतना कहकर जुबेर चुप हो गया और कमरे में बैठे सभी लोगों की नजरें अब इधर उधर दौड़ने की जगह सिर्फ रूम के दरवाजे पर ही टिक जाती हैं। आदित्य अभी भी वैसे ही आंखें बंद करके बैठा रहा और मन में सोचता है कि आखिर जुबेर ऐसी बात क्यों बोल रहा था, क्यों उसे वो ठंडे दिमाग से सोचने के लिए कह रहा था। फिर आदित्य को समझ में आ जाता है कि जुबेर अब डर रहा है, क्योंकि आज तक शायद जुबेर ने ऐसी सिचुएशन कहीं नहीं देखी होगी जहां पर एक नया एम्प्लॉय उसे चैलेंज करने को तैयार है, और इसलिए शायद वो डर कर आदित्य को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो आराम से काम ले और इस डील को सक्सेस होने दे। फिर आदित्य के मन में आता है कि अगर जुबेर डर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आदित्य के ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और उसे पता है कि आदित्य का ऑफर एक फेयर ऑफर है। इस बात को सोचकर आदित्य के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अपनी आंखें खोलता है। लेकिन जैसे ही आदित्य आंखें खोलता है तो कमरे का दरवाजा खुलता है और पहले बॉडीगार्ड अंदर आता है। आदित्य पलट कर नहीं देखता, लेकिन सबकी नजरें उस तरफ चली जाती हैं। एक सेकंड बाद बॉडीगार्ड के पीछे एक आदमी आता है और आदित्य को उसके कदमों की आहट सुनाई देती है। उस आदमी को देखकर जुबेर कहता है, अंदर आ जाओ, मेरे पास बैठो। आदित्य को सुनाई देता है कि वो आदमी कमरे के अंदर वॉक करके जुबेर की तरफ आ रहा होता है। वो जब आदित्य के पीछे से होता हुआ जाता है तो आदित्य को फील होता है और फिर वो आदमी जाकर जुबेर के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। जुबेर उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहता है, ये मेरा भतीजा है, इनसे मिलो, ये है मिस्टर आदित्य शंकर। ये तुमसे इकोनॉमिक्स पर कुछ बात करना चाहते हैं। तब आखिरकार आदित्य अपनी नजरें उठाता है और उस आदमी की तरफ देखता है, लेकिन इसके पहले वो शक्ल अच्छे से देख पाता, दूसरी ओर से एक जानी पहचानी आवाज आती है, आदित्य जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आदित्य सुनता है और उसे ये समझ आ जाता है कि ये किसी और की आवाज नहीं बल्कि वजीर की है। इतनी देर से जिस आदमी की बात हो रही थी वो वजीर ही था। और फिर आदित्य को याद आया कि कल बख्शी सर ने जब वजीर को आदित्य से इंट्रोड्यूस करवाया था तो उन्होंने बताया था कि वजीर उनके बहुत अच्छे दोस्त जुबेर अहमद का भतीजा है। इस बात को सोचकर आदित्य को बहुत खुशी हुई और उसे लगा कि अब उसे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वजीर यहाँ पर है तो वो जुबेर को बता देगा कि आदित्य ने बख्शी सर के साथ क्या किया है और जुबेर अब डील में कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आदित्य ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए ऐसे ही प्रिटेंड किया जैसे वो बहुत हैरान है और उसे कुछ नहीं पता। फिर उसने कहा, वजीर तुम? हाँ आदित्य जी, ये मेरे चाचा जान है और इनके साथ मैं इनके बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी में काम करते हैं। मैं अक्सर यहाँ आया करता हूँ, लेकिन मैंने पहले तो आपको कभी नहीं देखा। मैंने आज ही ज्वाइन किया है वजीर, इसलिए। इतना कहकर आदित्य चुप हो जाता है और वजीर एक स्माइल पास करता है। आदित्य को दिखता है कि कल रात की फाइट के बाद अभी भी वजीर के चेहरे पर कई जगह सूजन है और उसने कई जगह पर मरहम लगा रखा है। जब आदित्य कमरे में दूसरे लोगों को देखता है तो उसे दिखता है कि सब एक कंफ्यूज्ड लुक के साथ उसे ही देख रहे हैं और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य वजीर को कैसे जानता है, लेकिन किसी ने कुछ बोलना भी ठीक नहीं समझा। यही सेम बात जुबेर के साथ भी थी, लेकिन जुबेर चुप नहीं रहा और उसने वजीर से पूछा, वजीर, तुम आदित्य को जानते हो? हाँ चाचा जान, मैं इन्हें जानता हूँ। कल मैंने आपको बख्शी सर का बताया था ना, ये वही आदित्य है जिन्होंने कल ही उनसे हॉस्पिटल में फ्रेंडशिप की है। आप समझ रहे हैं ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? वजीर की ये बात आदित्य, जुबेर और वजीर के अलावा किसी और को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि आदित्य ने बख्शी सर को ठीक करने वाली बात को सीक्रेट रखने के लिए बख्शी फैमिली को बोला था। लेकिन उसे पता था कि बख्शी इस बात को अपने खास दोस्त को जरूर बताएंगे, और इसलिए जुबेर को अब समझ आया कि आदित्य ही कल बख्शी सर को मौत के मुंह से वापस लेकर आया था। जैसे उसे ये बात समझ आई तो वो खड़ा हुआ और उसने एक स्माइल के साथ कहा, आदित्य बरखुरदार, तुमने इतनी देर से क्यों नहीं बताया कि तुम बख्शी को जानते हो? भाई, अगर तुम एक बार कह देते कि तुम कल हॉस्पिटल में थे तो मैं तुम्हें पहले ही इतना डराने की कोशिश नहीं करता। अब आओ मियाँ, हमसे गले लग जाओ। तुम हमारे दोस्त के दोस्त हो और तुमने जो किया है उसके लिए तो हम जान भी हाजिर कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर आदित्य अपनी जगह से उठता है और जुबेर के पास चला जाता है और जुबेर आदित्य को कसकर गले लगाता है। आदित्य की खुशी। आदित्य को गले लगाता हुआ देख सब हैरान रह गए और फिर जुबेर उसे छोड़ते हुए कहता है, आदित्य, अगर तुमने बोल दिया कि 25% पर 30 फैक्ट्रियां, तो जाओ, 25% पर ही तुम्हें 35 फैक्ट्रियां देने के लिए मैं तैयार हूं। तुम्हारे साथ ये बात बिजनेस की डील की नहीं है, बल्कि हमारी दोस्ती की नई शुरुआत की है। अगर तुम 20% पर भी हमको बोलोगे ना तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने 25% पर 35 फैक्ट्रियां दे दी, यही हमारे लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच, आदित्य ने कहा। जुबेर एक स्माइल के साथ देविका की तरफ पलटा और कहता है,
मोहतरमा, अब आप हमें लड्डू खिलवाइए। हमने आदित्य की बदौलत आपकी डील भी ले ली और 5 फैक्ट्रियों को भी एक्स्ट्रा दे दिया है। अब तो आप खुश हैं ना? हाँ सर, बहुत ज़्यादा खुश। इतना कहकर देविका स्माइल करती है और पूरे कमरे में खुशी का माहौल बन जाता है। देविका अपनी जगह से उठती है और आदित्य को कसकर गले लगाते हुए धीरे से उसके कान में कहती है, थैंक यू सो मच जीजू। और फिर देविका एक स्माइल के साथ पीछे हट जाती है। आदित्य को बहुत अच्छा फील होता है। जब देविका जुबेर से बात कर रही होती है तो एक एक करके सारे लोग आदित्य से हैंड शेक करके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और इसमें ट्विंकल और अमित भी उसे देखते हैं। फिर बारी जब वीर की आती है तो वो आदित्य से एक बहुत ही सटल तरीके से हैंड शेक करता है और फिर गले लगाते हुए उसके कान में धीरे से कहता है, वेल डन आदित्य, ये डील तो तुमने क्रैक कर ली, लेकिन पहले ही दिन इतना उड़ना ठीक नहीं है। कल से ये मत सोचना कि तुम इस कंपनी के कर्ता धर्ता हो। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। अभी बहुत कुछ सीखना है। अपने पंखों को कंट्रोल में रखना और एक आज़ाद पंछी की तरह मत उड़ना, क्योंकि मैं अभी इस कंपनी में बैठा हुआ हूँ। इतना कहकर वीर आदित्य को छोड़ देता है और ऐसे स्माइल करता है जैसे उसने आदित्य को कुछ नहीं कहा। आदित्य को समझ नहीं आता कि वीर उससे क्या कहना चाहता है, लेकिन फिर भी वो उस पर ध्यान नहीं देता और जाकर अमित के साथ खड़ा हो जाता है। आदित्य अपने आप को कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद पाकर बहुत खुश था। उसके दिमाग में ये सोच कर ही खुशी की लहर उठती है कि उसने अपनी जिंदगी के दूसरे ही दिन मृणाली को भी इम्प्रेस कर दिया और एक बहुत बड़ी डील भी उसकी बदौलत पॉसिबल हो पाई। आदित्य को सबने बधाई दे दी। अब वो एक कोने में अकेला खड़ा आसपास देख रहा था। देविका और जुबेर डील के पेपर्स पर डिस्कशन कर रहे हैं और वजीर भी उनके साथ ही खड़ा हुआ है। दूसरी ओर सारे एम्प्लॉयज आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और उससे दिख रहा था कि वो बहुत खुश हैं, क्योंकि हंसी ठिठोली की थोड़ी थोड़ी आवाज़ें रूम में सुनाई दे रही थीं। आदित्य को अकेला खड़ा देख अमित उसके पास आया और स्माइल करते हुए अमित ने कहा, भाई तू आज घर से क्या खाकर आया है? या वो जंगली फ्रूट ने तुझे इतना चमका दिया? साले पहले ही दिन आकर देविका को इम्प्रेस करता है, फिर ट्विंकल से भी बात कर लेता है और फिर एक डील भी क्रैक कर लेता है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तू साले मेरी नौकरी खा जाएगा। वैसे पहले ये बता, ये जुबेर के भतीजे से तेरी दोस्ती का क्या चक्कर है? तेरी दोस्ती इतने बड़े लोगों से कैसे हो गई? और जनरल बख्शी भी तुझे जानते हैं? कैसे भाई कैसे? आदित्य अमित की बात सुनता है और एक पल के लिए उसके मन में आता है कि जिस तरीके से बख्शी सर ने हॉस्पिटल की सारी बात जुबेर को बता दी होगी, उस तरीके से उसे भी अमित को अपनी नई जिंदगी के बारे में शेयर करना चाहिए, क्योंकि अमित भी उसकी जिंदगी में जुबेर जैसा ही दोस्त है। आदित्य कुछ कहने ही जा रहा होता है कि उसके मन में आता है कि वो अमित से स्कूल के बहुत सालों बाद मिला था। उसे पिछली जिंदगी में याद था कि अमित उसका बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा, जो उसके परिवार की मौत के टाइम पर भी उसके साथ रहेगा। लेकिन अभी आदित्य उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकता था और इसलिए वो इतनी बड़ी बात अमित को भी नहीं बता सकता था। उसे धीरे धीरे अमित पर ट्रस्ट बढ़ाना होगा और फिर एक टाइम आने पर वो अपने 10,000 साल की जर्नी के बारे में भी उसको बता सकता है। आदित्य एक हंसी हंसता है और फिर कहता है, यार तू सुबह से पीछे पड़ा हुआ है, कितने सवाल पूछेगा? सारे सीक्रेट तुझे दे दूं क्या मैं लड़की से बात करूं तो तू जलता है, मैं डील क्रैक करता हूं तो तू जलता है। तू चाहता क्या है मेरे भाई? अभी थोड़ी देर पहले बाहर खड़ा था तो कह रहा था कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, और अब यहाँ अंदर आकर ऐसे सांप जैसी बातें कर रहा है। तूने तो 1 मिनट में पराया कर दिया यार। मैं तो मजाक में बोल रहा था, तू तो सीरियस हो गया। जलता नहीं हूँ मैं तेरे से, बस पहले ही दिन तुझे ऐसा देखकर थोड़ा बुरा लगता है। पर ठीक है यार, तू कहता है तो तेरे लिए तो जान भी दे दूंगा। उसकी चिंता मत कर, मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद ही ले लूंगा, बेवकूफ़ आदमी। इतना कहकर आदित्य हंसने लगता है और अमित भी उसे ज्वाइन करता है। वो दोनों खड़े होकर जब हंसते हैं तो वजीर की नज़रें आदित्य पर पड़ती हैं और वजीर आदित्य की तरफ पड़ता है। वो आकर उन दोनों के साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है, बस आदित्य की तरफ देखता रहता है। अमित एक बार फिर वजीर को देखता है और फिर आदित्य को, और समझ जाता है कि कुछ सीरियस और सीक्रेट मैटर है जो वजीर अमित के सामने डिस्कस नहीं करेगा। इसलिए अमित हंसते हुए कहता है, आई नो कि तुम मेरे सामने कुछ डिस्कस नहीं करोगे, ठीक है एंजॉय, मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। अमित एक कदम दूसरे एम्प्लॉयज़ की तरफ बढ़ता है और फिर उसके मन में कुछ आता है तो वो पलट कर आदित्य से कहता है, आदित्य, आई विल बी वेटिंग फॉर द सीक्रेट, प्लीज़ लेट मी नो। हाँ। इतना कहकर अमित आदित्य को एक आंख मारता है और फिर दूसरे एम्प्लॉयज़ को ज्वाइन कर लेता है। आदित्य का ध्यान वजीर की तरफ चला जाता है। आदित्य वजीर के चेहरे को एक बार बहुत नज़दीकी से देखता है और समझ जाता है कि वजीर दिखा तो नहीं रहा पर उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। इसलिए वजीर के कुछ कहने से पहले ही आदित्य धीरे से कहता है, तुम ठीक हो ना वजीर? कल रात को अंधेरे में शायद मुझे तुम्हारा चेहरा ठीक से नहीं दिखा। मुझे लगा था कि सिर्फ माइनर चोटें हैं, लेकिन अब तो तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है। नहीं आदित्य जी, इतना सीरियस कुछ नहीं हुआ है। मैंने आज सुबह ही चेकअप करवाया था। कुछ फ्रैक्चर्स हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि रिकवरी जल्दी हो जाएगी। वजीर उसी टोन में आदित्य को जवाब देता है। फ्रैक्चर की बात सुनकर आदित्य को बुरा लगता है और वो सोचता है कि क्या उसने देरी की, क्यों उसने पहले ही अपनी पावर्स को शोकेस नहीं किया ताकि वजीर को कुछ नहीं हो। लेकिन उसे देवगिरी पहुंचने से पहले ही फील हो गया था कि उसकी शक्तियां धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही हैं।
इसलिए वो शुक्र भी मनाता कि कल रात की फाइट उस लेवल की नहीं थी जैसी कि उसने 10,000 सालों की जर्नी के टाइम पर कर रखी थी। वो फिर आगे वजीर से कहता है, वजीर तुमने जुबेर सर को क्या बोला कि तुम्हें क्या हुआ है? कहीं तुमने हॉस्पिटल की बात के साथ ये वाली बात भी उन्हें तो नहीं बताई? नहीं आदित्य जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आपने प्लान किया था वैसे ही मैंने आकर एक्सीडेंट के बारे में बोल दिया। और रही बात हॉस्पिटल की, तो वो भी बख्शी सर ने चाचा जान को बताई थी और फिर मैंने उन्हें आपके बारे में बताया था। चाचा जान आपसे मिलने की बहुत इच्छा रख रहे थे और इसलिए मैंने आज शाम के लिए आपकी मीटिंग सेट की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप यहीं मिल जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि जिस तरीके से बख्शी सर और उनका परिवार आपके लिए है, उसी तरह से आज से अहमद परिवार भी आपके लिए है। कहीं भी कुछ भी ज़रूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं। और देखिए, हम दोनों का तो दो तरीके का रिश्ता हो गया, एक दोस्त का भी और एक भाई का भी। हाँ वो तो ठीक है वज़ीर, पर बस मुझे चिंता इस बात की है कि कहीं इन दोनों परिवारों पर कल जैसा कोई हमला ना हो जाए, क्योंकि मेरी वजह से मेरे परिवार वालों को दिक्कत आएगी तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए आदित्य जी, उसके लिए हम हैं। बख्शी और अहमद परिवार के लिए अगर इस शहर के लोगों से जान भी मांगी जाएगी तो वो हंसी खुशी दे देंगे। मेरे पीछे बहुत लोग हैं और अब वो सब लोग आपके साथ भी हैं। आदित्य का कॉन्फिडेंस इस बात को सुनकर और बढ़ जाता है कि अब शहर के दो सबसे बड़े परिवार उसके साथ हैं। उसकी वजह से कमज़ोर शक्तियों के बावजूद भी उसे अपना बदला लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। आदित्य मन ही मन खुश हो रहा था कि वजीर उसका ध्यान तोड़ते हुए कहता है, वैसे आदित्य जी, आपको कल के अटैक के बारे में कोई क्लू मिला कि वो किसने करवाया था? क्योंकि हमें उस आदमी को ढूंढना होगा और उसे ठिकाने लगाना होगा ताकि वो अगली बार से ऐसा ना कर पाए। आपको कुछ पता चला? वजीर ने निखिल की बात निकालकर मानो आदित्य को एक झटका दे दिया था। दिन की शुरुआत से आदित्य के लिए दिन बेहतर हो गया था। सुबह ऑफिस में पुराना दोस्त मिला और फिर मृणाली को इम्प्रेस करने के साथ साथ उसने एक डील भी क्रैक करी। इन सारी अच्छी चीज़ों के बाद निखिल के नाम ने उसे रोक सा दिया, उसकी खुशी पर एक पूर्ण विराम लगा दिया। वो दोबारा सोचने लगा कि उसे निखिल को ढूंढना था, क्योंकि अगर निखिल उसके हाथ से निकल गया तो शायद वो कभी दूसरी बार उसके हाथ नहीं आएगा। लाइटनिंग अटैकर्स ने ज़रूर निखिल को बता दिया होगा कि आदित्य ने उसके साथ क्या किया। आदित्य अपने आप को मन में कोसता है, लेकिन वो चाहता है कि निखिल से उसके अलावा कोई और डील नहीं करे। इसलिए वो वजीर से निखिल का नाम छुपाने के लिए कहता है, मुझे तो कुछ भी क्लू नहीं है वजीर। कल रात को उन दोनों ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो कौन था। मुझे लगता है अभी के लिए इसके बारे में और रिसर्च करनी पड़ेगी। आदित्य जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और रिसर्च मैं कर लूँगा। अगर कुछ अपडेट मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इतना कहकर वजीर और आदित्य दोनों एक लुक चेंज करते हैं जो एग्रीमेंट को दिखाता है। फिर आदित्य की नज़र देविका और जुबेर पर पड़ती है जो पेपर्स साइन कर चुके थे और जुबेर निकलने को तैयार था। आदित्य और वजीर जुबेर के पास जाते हैं। जुबेर आदित्य को देखता है और एक स्माइल के साथ उससे कहता है, आदित्य भैया, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने वजीर से कल बोला ही था कि आपके साथ एक मीटिंग सेट करते, लेकिन अच्छा ही हुआ ना कि आप यहीं मिल गए। हमारी डील की डील भी हो गई और दोस्ती भी। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, मैं आपसे फिर कभी मिलता हूँ। इतना कहकर जुबेर एक बार फिर आदित्य को गले लगा लेता है और फिर कॉन्फ्रेंस हॉल के गेट से अपने बॉडीगार्ड्स और वजीर के साथ बाहर निकल जाता है।